टेबल पर चारों तरफ गड्डियां ही गड्डियां, हाफ्ती नोट गिनने की मशीनें और सोने से भरे हुए बैग। ये सीन था एक बड़े सांसद के घर का, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी रेड डाली थी। इसमें एक तरफ जहां 200 एम्प्लॉइज की टीम नोट गिनने में बिजी थी, वहीं फुल फोर्स लगाकर भी कुछ ही बैग से नोटों की काउंटिंग हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा बैग्स अभी बाकी थे और काउंटिंग 100 करोड़ के पार जा चुकी थी। आईटी और ईडी विभाग हैरान थे कि इतना बड़ा घोटालेबाज अब तक क्यों पकड़ा नहीं गया था, जबकि मीडिया सरेआम ये ऐलान कर रही थी कि ये सांसद काले धन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये नेता उर्फ सांसद था धीरज साहू। जी हाँ, वही सांसद जिसको साल 2023 में सबसे करप्ट लीडर का टैग दे दिया गया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर इसके पास इतना पैसा आया कैसे था, कैसे ईडी और इनकम टैक्स वालों को इतनी बड़ी धांधलेबाजी का पता चल पाया, और क्या इसकी इतनी संपत्ति जुटाने के पीछे एक हाथ कांग्रेस का भी था। साल 2023 की इस सबसे बड़ी रेड को चलिए आज करीब से जानते हैं। झारखंड और ओडिशा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर इनकम टैक्स की रेड में इतने नोट मिले कि उसे गिनने में नोट गिनने वाली मशीनें खराब हो गई। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई मान्यवर। बरामद नोटों को ट्रकों में भरकर बैंक पहुंचाना पड़ रहा है। अब तक 320 करोड़ की गिनती हो चुकी है, लेकिन ये गिनती खत्म नहीं हुई। The Congress party has clearly said that the party has nothing to do with the cash that was seized. देखिए, धीरज साहू की काले धन की ये स्टोरी शुरू होती है झारखंड से, जहां 6 दिसंबर 2023 को सारी हलचल शुरू हुई। दरअसल कुछ महीने पहले से ही टैक्स अवेजन और ऑफ बुक ट्रांजैक्शंस को लेकर आईटी टीम की नजर धीरज साहू के ऊपर थी। वो उनके ट्रांजैक्शंस पर कहीं ना कहीं पहले से ही नजर बनाए हुए थे और ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जहां वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। बस यही मौका उन्हें मिला 6 दिसंबर को, जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने अपने 100 से भी ज्यादा साथियों के साथ धीरज साहू के सभी ठिकानों पर रेड को अंजाम दिया। इसके लिए उन्होंने सुबह से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अधिकारी भी टाइम पर उस दिन ऑफिस पहुंच गए थे और जैसे ही उन्हें उनके हेड से इशारा मिला, वैसे ही वो सब गाड़ी में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर निकलने के लिए तैयार हो गए। इनमें से जहां कुछ अधिकारियों को धीरज साहू के घर और दूसरे ठिकानों पर छापा मारने के लिए भेजा गया, वहीं कुछ को उनके बिजनेस और दफ्तर में छापा मारने का काम सौंपा गया। कुल मिलाकर झारखंड से लेकर ओडिशा तक उनके सारे बिजनेस, ऑफिसेस और ठिकानों पर ऑफिसर्स ने छापेमारी की और आखिरकार उनके हाथ वो लगा जिसका सिस्टम से लेकर जनता तक किसी को पता नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजनीति से हटकर एक सांसद इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है। मतलब अब तक जो सांसद लोगों के सामने एक ऑनेस्ट नेता बनकर रह रहा था, उसके दामन में टैक्स चोरी से लेकर काले धन के इतने दाग थे जिसे उन्होंने छिपा कर रखा था। खुद ऑफिसर्स जब धीरज साहू के ठिकानों पर छापा मार रहे थे तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 2023 में भी कोई सांसद इतना पैसा छिपा कर रख सकता है। कमाल था कि बैग से लेकर अलमारी तक पैसे से भरे पड़े थे, लेकिन यही काफी नहीं था। पहले दिन जब ऑफिसर्स ने धीरज साहू के काले धन को गिनना शुरू किया तो 100 कर्मचारी लगाने के बाद भी वो 50 करोड़ की गिनती ही पार कर पाए, और अभी तो कई अलमारियां और बैग्स बाकी थे। ऑफिसर को शक हो रहा था कि ये इतिहास की अब तक की बड़े छापेमारी हो सकती है, और कहीं ना कहीं ऐसा ही था, क्योंकि इतना कैश देखने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर का मानना था कि केवल 100 अधिकारी काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने 100 अधिकारियों की एक और टीम को बुलाया। केवल इन नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग और बैंकों की 9 टीमें लगाई गईं। इसके अलावा 40 मशीनें और बुलाई गईं, और इसका नतीजा ये रहा कि पैसों को गिनने में 5 दिन का वक्त और लग गया। सोशल मीडिया और टीवी के जरिए जब यहाँ की तस्वीरें और वीडियोस बाहर आईं, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक ही जगह पर इतना पैसा छिपाया कैसे जा सकता है। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये तो धीरज साहू का टैलेंट था कि इतने सालों से इतना पैसा छिपाने में वो माहिर रहे थे, और केवल एक सांसद के पास ही पैसों की पूरी फैक्ट्री थी। उनके छिपाए इस काले धन में ज्यादातर नोट जहां 500 के थे, वहीं इनकी काउंटिंग जब पूरी हुई तो पूरी कीमत 351 करोड़ मापी गई। जी हाँ, इसके अलावा 3 सूटकेस भी थे जिनमें 3 किलो से भी ज्यादा सोने की ज्वेलरी भरी हुई थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बरामद की गई इस नकदी को ले जाने के लिए 200 बैग्स और ट्रंक लाए गए। इनमें नकदी को रखकर ओडिशा के अलग अलग बैंकों में जमा कराया गया।
हालांकि धीरज साहू का ज्यादातर पैसा पकड़ा जा चुका था, लेकिन ऑफिसर को अभी भी आशंका थी कि कहीं उन्होंने और भी पैसा तो नहीं छिपा रखा, इसलिए वो अभी भी धीरज के ठिकानों की छानबीन कर ही रहे थे। एक बार जब उन्हें एहसास हो गया कि धीरज के पास अब एक भी ब्लैक मनी नहीं है, तब उन्होंने अपना फोकस इस बात पर लगाया कि आखिर इतना पैसा आया कहां से। जाहिर था कि नेता होने के नाते ऐसी कौन सी सोने की मुर्गी धीरज के हाथ लग गई थी कि वो इतना सारा कैश इकट्ठा कर पाए थे। इन सब सवालों के जवाब जब आईटी ने ढूंढने शुरू किए तो कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनने लगी। कोई इस पैसे को कांग्रेस के काले धन से जोड़कर देखने लगे, तो कोई धीरज साहू को राहुल गांधी का करीब बताने लगे। खुद बीजेपी के सीपी जोशी ने धीरज साहू और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का लंबा इतिहास है और यही इनके पतन का एक बड़ा कारण भी रहा है। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले जैसे स्कैम्स तो देश पहले ही देख चुका है। और अब जब इनके एक राज्यसभा सांसद के यहाँ इतना काला धन मिला है, तो सोचने वाली बात है कि आखिर न जाने आजादी से लेकर अब तक किए इन्होंने कितने घोटाले किए होंगे। जोशी ने तो ये तक कहा कि जब केंद्रीय जांच एजेंसियां इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती हैं, तो इनकी पार्टी के नेता केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं और इनको इस बात से मिर्ची लगने लगती है। मगर राजनीति के इस ब्लेम गेम के ऑपोजिट अगर आईटी डिपार्टमेंट ने जब अपनी जांच शुरू की, तो उन्होंने शुरू में ही ये अंदेशा जता दिया कि ये सारा पैसा देसी शराब की नकद बिक्री से कमाया गया हो सकता है। दरअसल साहू परिवार लंबे समय से देसी शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इनकी जितनी भी कंपनियां हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शराब से जुड़ी हुई हैं। इसमें सबसे ज्यादा नाम जिस कंपनी का सुनने को मिलता है वो है बर्बल देव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस कंपनी की खुद की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, साहू परिवार करीब 125 साल से शराब के कारोबार में है। ओडिशा और झारखंड में ज्यादातर शराब की फैक्ट्रियां साहू परिवार की ही हैं और सिर्फ शराब कारोबार ही नहीं बल्कि दूसरे बिजनेस में भी साहू परिवार का दबदबा है। रांची का मशहूर सफायर इंटरनेशनल स्कूल भी साहू परिवार का ही चलाता है। ऐसे में जाहिर था कि धीरज साहू के पास पैसे कमाने के तरीके पहले से ही कई थे। रही बात इनके कांग्रेस से जुड़े होने की, तो जब ये अफवाह तेजी से फैलने लगी तो धीरज साहू खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे साथ पहली ऐसी वारदात हुई है और मैं इससे बहुत दुखी हूं। लेकिन ये बात 100% सच है कि छापेमारी में जो पैसा पकड़ा गया है वो हमारी कंपनी का ही है। इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ा गया है वो काम का पैसा है। आगे वो ये कहने से भी पीछे नहीं रहे कि ये सारे फर्म हमारे परिवार के नाम से हैं। अभी जब इनकम टैक्स खुद जांच करेगी तो उसे पता चल ही जाएगा कि ये बरामद पैसा काला धन है या सफेद धन। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, वो जवाब देंगे। शराब का जहां जहां बिजनेस होता है अधिकतर जगह कैश से काम चलता है। छापेमारी में मिला पूरा पैसा मेरा नहीं बल्कि मेरे परिवार और अन्य संबंधित फर्मों का भी है। इससे जाहिर हो गया साहब कि कांग्रेस का एक तरह से धीरज साहू के पैसे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक सवाल यह भी था कि आखिर ये नेता इतना पावरफुल कैसे हुआ। वेल, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हिस्ट्री को जानना जरूरी है, जो बताती है कि इनके परिवार के पास हमेशा से ही पैसा ज्यादा था। इनके पिता भी काफी रसूखदार आदमी थे जो कांग्रेस के समर्थक थे। वो लोहरदगा जिले के यूथ कांग्रेस में शामिल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बलदेव साहू ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दिया था। किसी जमाने में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इनके यहाँ आकर रुकती थी। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी इनके घर आ चुके हैं। उनके दिवंगत पिता राय साहब बलदेव साहू ने इस पूरे कारोबार की नींव रखी थी। आज इस पूरे ग्रुप की 4 अलग अलग कंपनियां 6 तरह के कारोबार संभालती हैं। कंपनी का दावा है कि वो महुआ शराब को बेहतर तरीके से बाजार में पहुंचाने का काम भी करती है। इससे झारखंड और ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ी है। साहू परिवार के पुश्तैनी घर को व्हाइट हाउस कहा जाता है। ये मकान लोहरदगा में बना हुआ है। इनके यहाँ फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स भी आते रहते हैं। आज इनके परिवार पर नजर डालें तो धीरज साहू का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा हर्षित साहू ओडिशा में शराब का कारोबार संभालता है, वहीं बेटी हंसा साहू की शादी हो चुकी है। इसके अलावा इनके भाई और बाकी परिवार भी रांची में कोल्ड स्टोर और टुपुडाना में बोटलिंग प्लांट और झारखंड में शराब सिंडिकेट चलाते हैं। कुल मिलाकर इनका पूरा परिवार किसी न किसी रूप से शराब के बिजनेस से जुड़ा हुआ ही है। इसकी तर्ज पर कहीं न कहीं धीरज ने अपने पॉलिटिकल करियर को भी चमकाया है। साल 2009 में धीरज साहू राज्यसभा सांसद बने थे। 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने। हालांकि इस ओहदे ने उन्हें और भी तेजी से पैसे कमाने का मौका दिया और वो दूसरे रास्तों से भी पैसे कमा पाए। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि आगे क्या।
जाहिर है कि इनके ठिकानों से पकड़ा गया पैसा आज के सबसे बड़े रेड में से एक है, लेकिन सवाल यह भी आता है कि आगे इस पैसे का क्या होने वाला है। वो तो इस पैसे को मेहनत का बता रहे हैं, तो क्या ये पैसा उन्हें वापस मिल सकता है या फिर अब इस पर सिर्फ सरकार का हक है? वेल, अगर टेक्निकली देखें तो साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था, उसमें अपनी कुल संपत्ति उन्होंने 34.83 करोड़ रुपए बताई थी। इसमें उन्होंने हाथ में नकदी सिर्फ 27 लाख रुपए ही बताई थी, लेकिन छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। तो ये एक तरह से बोला गया झूठ ही है। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके पास इतना पैसा जमा हुआ कैसे। इसके अलावा संपत्ति किसकी होगी, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कानून क्या कहता है। दरअसल ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड जैसे मामलों में काम करने का अधिकार होता है, लेकिन पैसों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुनाती है। उन्हीं के कहने पर या तो पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई चरण होते हैं और पैसा मिलना आसान नहीं होता, लेकिन आखिर में इसका फैसला कोर्ट ही करती है। अब टैक्स चोरी के कई केसेस में यह भी देखा गया है कि अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। टैक्स स्लैब के हिसाब से 300% तक टैक्स और पेनल्टी लगाया जा सकता है। ऐसे में धीरज साहू के मामले में मिली संपत्ति उन्हें वापस मिलना थोड़ा मुश्किल है, साथ ही और टैक्स भी देना पड़ सकता है। घोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से अधिकतम 33% का टैक्स लगता है, जिसमें 3% सरचार्ज होता है। इसके बाद 200% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है और नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति करंट फाइनेंसेस में एक्वायर्ड की गई है तो फिर उस पर कुल 84% टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। लेकिन अगर ये काली कमाई बीते वर्षों की है तो फिर उस पर 99% तक टैक्स और पेनल्टी वसूली जा सकती है। खैर, आगे जो भी होगा देखने लायक होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि धीरज साहू का केस भारत की सबसे बड़ी टैक्स चोरी में से एक था, जिसने नोट गिनने वाली मशीन, आईटी ऑफिसर्स और पूरे डिपार्टमेंट को शॉक में डाल दिया। खुद नोट गिनते गिनते कई घंटे हो गए और पैसे गिनने वाली मशीनें तक भी खराब हो गई, लेकिन गिनती कई दिनों तक खत्म नहीं हुई। अब आपको ये कहानी कितनी पसंद आई और क्या आप ऐसी और स्कैम स्टोरी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।